नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह क्लास 7th का हिस्ट्री का बुक है। हमारे अतीत के नाम से जो बुक आती है वह है। और आज चैप्टर 4 देखेंगे। आज अध्याय 4 है मुगल साम्राज्य। तो आज इस चैप्टर में मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न होंगे और जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सारा का सारा एनसीईआरटी हम इसी तरह कंप्लीट कराएंगे। हर क्लास के एनसीईआरटी को उठाया जाएगा, हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को उठाया जाएगा और चैप्टर वाइज उसकी सारी की सारी टेस्ट सीरीज दी जाएगी। और टेस्ट सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं तो समझ लीजिए उस अध्याय की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट है। तो आज हम ये इस मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे और मुगल साम्राज्य के बारे में आप जानते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक था बाबर। बाबर का लड़का था हुमायूं। हुमायूं का लड़का था अकबर। अकबर का जहांगीर। जहांगीर का शाहजहां। शाहजहां का औरंगजेब। यह कुल मिलाकर 6 मुगल सम्राट थे, 6 महत्वपूर्ण मुगल सम्राट थे। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन भी होता गया। तो आज इस चैप्टर में मुगल साम्राज्य को देखेंगे और आज अध्याय 4 है। तो आइए, अध्याय 4 है मुगल साम्राज्य। तो आइए हम इसकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस पूरे अध्याय को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी क्लास 7th हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी सामग्री आप लोग को वहां पर मिल जाएगी। आइए सीधे शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह अध्याय जो है आपका, यह चैप्टर जो है थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें कुल 24 प्रश्न होंगे और 24 प्रश्न व्याख्या के साथ होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं यह अध्याय आपका लंबा जाएगा। और मैं ऐसे ही पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा। हर चैप्टर की एक सारगर्भित टेस्ट सीरीज होगी जिसके माध्यम से पूरी एनसीईआरटी आप कवर कर लेंगे। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है, मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। तो बिल्कुल एक चंगेज खां के वंशज थे, माता की ओर से चंगेज खां के वंशज और पिता की ओर से वह तैमूर के वंशज मानते थे खुद को। तो मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, यह सही है। दूसरा देखिए, मुगल माता की ओर से चीन के तांग राजवंश से थे तथा चीन या मंगोलिया एक ही हुआ, चीन के तांग राजवंश से थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो देखिए, यह पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इसमें असत्य कोई भी नहीं है, न तो एक असत्य है और न तो 2 असत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखें। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर लंग के वंशज थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। यह बिल्कुल असत्य है। मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना नहीं पसंद करते थे। वह हमेशा तैमूर लंग को ही ज़्यादा सम्मान देते थे और मंगोल कहलवाना उनको पसंद नहीं था क्योंकि मंगोलों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे। मतलब उनको ऐसा लगा, ऐसे इसलिए वह मंगोल कहलवाना खुद को पसंद नहीं करते थे। तो यह तो गलत है। देखिए, मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया, यह सही है। तीसरा, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था, यह भी सही है। तो यह कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य केवल एक है कि मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। केवल एक जो है वही असत्य है, मतलब विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा, व्याख्या में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। वैसे आताताई, अत्याचारी, हिंसक चंगेज खां था तो तैमूर लंग भी था और तैमूर लंग ज़्यादा कट्टर था। लेकिन इसलिए वह मंगोल कहलवाना पसंद शायद नहीं करते होंगे क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा कट्टरता की भावना थी। क्योंकि चंगेज खान जो था वह उत्साही बौद्ध था और यह मुसलमान था तैमूर लंग, इसलिए शायद उनको तैमूर लंग से ज़्यादा उनको हमदर्दी थी। जबकि दोनों के दोनों कट्टर थे, दोनों के दोनों आताताई थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था। तो देखिए,
बाबर ने दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। पानीपत के युद्ध के बाद जब इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, तो बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमाया था। विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया तथा इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखिएगा। इसको सुमिलित करना है, तो देखिए निम्न में से कौन सही सुमिलित है, ये बताना कौन सही सुमिलित है। तो देखिए खानवा का युद्ध 1526, पहली बात तो खानवा का युद्ध 1526 में नहीं हुआ था, 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, तो पहला जो है वह गलत है। दूसरा पानीपत का युद्ध 1527, देखिए पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो यह भी जो है गलत है। तीसरा देखिएगा चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था, राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच, यह सही है, तीसरा सही है। चौथा घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर और अफगानों के बीच, यह भी सही है। तो कौन सही सुमिलित है, तो 3 और 4 जो हैं वह सही सुमिलित हैं, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या करिएगा। व्याख्या देखिए, केवल कथन 3 एवं 4 सुमिलित हैं। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अकबर के सैन्य अभियानों के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया, यह बात सही है। अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 1569 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो पहला तो आपका सही है, पहला तो देखिए पहला सही है। दूसरा देखिएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिम अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो यह भी सही है, दूसरा भी सही है। उसने सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया था और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तीसरा देखिएगा, अकबर ने अपने सैन्य अभियान के दौरान पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, तो यह भी बात सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो 1 2 3 तीनों जो है सत्य है, आपका विकल्प डी 1 2 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजकुमार सलीम की माँ जोधाबाई थीं, तो यह सही है। राजकुमार सलीम की जो माँ जो थी वह जोधाबाई थीं, सही है। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई, यह भी सही है। राजकुमार सलीम ने बाद में विद्रोह कर दिया था, अकबर के विरोध में विद्रोह कर दिया था, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया, यह बात गलत है। अकबर ने बरार अहमदनगर और खानदेश 3 जगह अकबर ने अटैक किया था, तो यह बात तो गलत है। जिसमें कहा गया है दक्कन का कभी अभियान नहीं किया, यह गलत है। कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने आमेर के राजा बिहारीमल मतलब भारमल की ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई मतलब जोधाबाई से विवाह किया था। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। शहजादे सलीम के विद्रोह के कारण अकबर ने अंतिम वर्षों के दौरान अकबर की सत्ता लड़खड़ाई थी। अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और उसने बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिलाया था। तो बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, खुर्रम किसका बेटा था? खुर्रम, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह या औरंगजेब? तो खुर्रम जो नाम था वो शाहजहां का था। शाहजहां जब गद्दी पर बैठा था तब वो खुर्रम के नाम से बैठा था। तो खुर्रम किसका बेटा था? शाहजहां का, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलवाया। उसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह कर दिया। साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया जो कि असफल रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, शाहजहां के अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह पर कैद किया गया था? तो शाहजहां को आगरे के किले में कैद किया गया था। आगरे के किले में कैद कर लिया गया था, आगरा में, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिए, शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया
और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा। बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। यद्यपि यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हुई, इस कारण से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और उसने दारा शिकोह समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किला में कैद कर दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो औरंगजेब के किस पुत्र ने विरोध किया था? तो अकबर ने विरोध किया था। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? अकबर ने। विकल्प बी, एक अकबर भी उसका पुत्र था। विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसमें उसको मराठों और दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली। यह सबसे बड़ा कारण था जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफी कमजोर पड़ गई। देखा जाए तो अगर मुगल साम्राज्य में तीन लोग का नाम अकबर है। एक तो अकबर को आप जानते हैं जो हुमायूं का लड़का था, हुमायूं का बेटा था अकबर, और एक औरंगजेब का भी पुत्र था, उसका भी नाम अकबर था, और एक अकबर और था जो राजा राम मोहन राय के समय था और उसने अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन की रानी के पास भेजा था। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो देखिए, बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। बीजापुर को 1685 और गोलकुंडा को 1687 में राज्य में मिलाया था। मतलब विकल्प सी जो है वो सही है। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मिलाया था, जबकि बरार, अहमदनगर और खानदेश को अकबर मिला चुका था। अगला प्रश्न देखिएगा, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की थी? औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरू किए थे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ईर्ष्यावश पहाड़ी चूहा भी कहा करता था। विकल्प डी, मराठा शासक शिवाजी। व्याख्या देखिएगा, मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरू की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। उत्तराधिकार में देखिए, पहली बात तो यह गलत है, यह ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे मुगल। अगर ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते तो खुद इतना ज़्यादा अत्याचार अहिंसा नहीं करते। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, तो ऐसा कोई नियम नहीं था उन लोगों में, और न ऐसे कैसे संस्कार थे उनको। तो देखिए, दूसरा देखिएगा, उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। यह सच है। उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। यह जो दूसरा है यह सत्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल दो। विकल्प बी। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, इसके विपरीत वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। यह सच है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो थे वह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। यह बात गलत है। मनसबदारों की नियुक्ति के समय कोई योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता था। बादशाह जिसे चाहता था उसे मनसब प्रदान कर देता था। तो दूसरा है वह गलत है। तीसरा देखिएगा, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। यह सच है। अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो 1 और 2 जो है वह सत्य है, बाकी असत्य है। यानी 1 और 3 विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए।
मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यह सही है, पहला बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखिएगा, सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही अधिक होता था। देखिए सवार पद नहीं होता था बल्कि जात एक होता था सवार, एक होता था जात। तो यहाँ जात से मतलब था जात पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही अधिक होता था। यह होना चाहिए, बल्कि यह तो इस तरह सवार कर दिया है तो यह गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिएगा, जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या होती थी। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या तय नहीं होती थी, जबकि सवार पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। तो यह जो तीसरा है यह भी आपका गलत है। कुल मिलाकर पहला जो है वही सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, केवल पहला कथन सत्य है। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। कथन 2 और 3 असत्य है। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी तथा वेतन भी उतना ही अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं। तो यह सत्य है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। दूसरा, मनसबदार इक्तादारों की तरह ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। पहली बात तो मनसबदार इक्तादारों की तरह अपने जागीर पर आश्रित नहीं रहते थे, उनका और भी रियासत होता था, क्योंकि बहुत सारे सामंत थे वही मनसबदार बनते थे, उनकी अलग रियासत भी होती थी। यह उनके वेतन के बदले उनको जागीर मिलती थी, इसलिए जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे। यह बोल रहा है तो उन पर प्रशासन नहीं करते थे, केवल राजस्व वसूला करते थे। तो कि इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक सत्य है, बाकी असत्य है, केवल एक, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा, पहला कथन सत्य है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहा जाता था। कथन 2 असत्य है, क्योंकि मनसबदार इक्तादारों की तरह अपने जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न कथन एवं कारण पर विचार करना है। अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों की बड़ी सावधानीपूर्वक आकलन किया था। अकबर ने अपने शासनकाल में जागीर का बड़ी सावधानीपूर्वक आकलन किया था। कारण, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। यह सत्य है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, मतलब विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा, अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों का बड़ी ही सावधानीपूर्वक आकलन किया था ताकि उनका राजस्व और मनसबदार के वेतन से ज़्यादा न हो, तकरीबन वेतन के बराबर ही रहे। अगला प्रश्न देखिएगा, कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्न प्रश्न पर विचार करिए। कथन है कि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत ही कम होता था। तो यह सच है कि औरंगजेब के शासनकाल में जितना जागीर से जो राजस्व मिलता था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। कोई फ़ायदा नहीं रह गया था मनसबदारों को, और मनसबदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी औरंगजेब के समय तक आते आते। तो पहला जो है वह सत्य है, पहला जो है सत्य है। दूसरा देखिएगा, कारण, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई और मिलने वाली राजस्व में भी गिरावट आई। यह सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, जिसके कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था तथा जागीरों की संख्या में भी कमी आई। जागीर की संख्या में कमी आई और मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ये जो आप जमींदार शब्द सुनते हैं, देखते हैं, जमींदार शब्द जो है वो मुगल काल की देन है और मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन किस लिए किया जाता था?
इसको जानेंगे। तो देखिए, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता हो, किसी गांव के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता हो उसे जमींदार कहते थे। बी देखिएगा, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता हो उसको कहते थे। तो दोनों के लिए दोनों बातें सही हैं। किसी गांव के मुखिया के लिए भी राजस्व एकत्रित करता हो उसको भी जमींदार कहते थे, और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार के लिए भी यह शब्द प्रयोग किया जाता था। तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन जो है दोनों के लिए सही है, दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देखिएगा, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर किसानों पर किसान गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह ग्राम मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल उनके लिए ही जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के शासनकाल के इतिहास में से संबंधित विवरण निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। तो देखिए, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था। अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 चरणों में लिखा हुआ है। पहला जो चरण है वो अकबर के पूर्वजों का जिक्र है उसमें, दूसरा जो चरण है वो अकबर की शासन व्यवस्था का जिक्र है, और तीसरा जो है वह है आईन अकबरी। तीसरे जो चरण है उसको आईन अकबरी कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है। उसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इससे अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए, जो प्रांतों का शासक होता है उसे सूबेदार कहते हैं। प्रांतों का जो शासक था उसे सूबेदार कहते हैं। और प्रांतों के लिए एक शब्द होता था सूबा, तो सूबा का जो शासक होता था उसे सूबेदार कहते थे। प्रांतों का वित्तीय अधिकारी जो होता था उसे दीवान कहते हैं। धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री था वह सदर कहलाता था, सदर। और जो सेनानायक होता था उसे फौजदार कहते थे, फौजदार। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारित किए थे। इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक को सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग भी प्राप्त था। सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का प्रमुख था। फौजदार कौन होता था? सेना नायक। कोतवाल कहा जाता था नगर का जो पुलिस अधिकारी होता था उसे कोतवाल कहा जाता था, और फौजदार कहा जाता था सेना नायक को। बख्शी किसे कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। सैनिकों को जो वेतन देने वाला अधिकारी होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में करवाया गया था? अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया गया। फतेहपुर सिकरी में, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की। तो इबादत खाने का निर्माण ही अकबर ने इसलिए कराया था कि वह विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ विचार विमर्श कर सके। तो पहला जो है वह सही है। दूसरा देखिएगा, इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो यह दोनों बातें सत्य हैं। कौन सा कथन सत्य है? दोनों बातें, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देखिएगा, 1570 में जब अकबर फतेहपुर सिकरी में था तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, जरथुस्ट्र धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं और ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इन्हीं विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा कट्टर भी होते हैं। यह सोचने लगा अकबर, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएँ प्रजा के बीच
विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। यही अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के सुलह एक कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? मतलब सुलह एक कुल जो विचार था इसका प्रतिपादक कौन था और अकबर को किसने समझाया सुलह एक कुल का महत्व? तो सुलह एक कुल विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? तो अबुल फजल ने की। अबुल फजल इसका मित्र भी था और मंत्री भी था, सहयोगी भी था। विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा, अबुल फजल ने सुलह एक कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, किसी दूसरे राज्य का संसाधन हड़पने को, युद्ध में लूटे हुए सामान के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब्त शब्द इंगित करता है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्ती कहा जाता था मुगल काल में। तो विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था जब्त कहलाती थी। यह जब्त व्यवस्था गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई, अन्य जगह संभव हो पाई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नहीं देखें इसके पहले का वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी क्लास 7 हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से धीरे धीरे सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। IAS-PCS पाठशाला फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं, IAS और PCS का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। और अगर यूपी टेट, CTET, TGT, PGT, नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर उससे संबंधित भी आपको मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।